चार चोर कौन थे, गांव के लोगों को यह नहीं पता था, लेकिन वे चारों वास्तव में गांव के ही लड़के थे, दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन दिमाग और दिल दोनों असाधारण। एक, अर्णव दिमाग का सबसे तेज, रणनीति बनाना और किसी भी ताले को खोलना उसकी कला थी। दो, भीम दो सिपाहियों को अकेले हरा देता था। तीन, चित्र चालाक, तेज और सबसे फुर्तीला, पेड़ों पर ऐसे चढ़ता जैसे हवा में छलांग लगा रहा हो। चार, गोविंद गांव का गायक, पर रात को शातिर जासूस, दूर से आते कदमों की आवाज तक पहचान लेता था। चारों दिन में एकदम आम आदमियों की तरह रहते थे। कोई शक नहीं कर सकता था कि यही चार लोग रात को राज्य की सेना को चकमा देकर गांव की रक्षा करते हैं। उस दिन खबर फैली कि राजा की फौज रात में गांव से गुजरने वाली है। गांव के लोगों ने जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद किए, बच्चों को चुप कराया गया और घरों की लाइटें बुझा दी गईं। लेकिन गांव का डर चार चोरों के लिए संकेत था, आज रात चालाकी की परीक्षा है। अर्णव ने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और बाकी तीनों को बुलाया। उनकी छुपने की जगह थी गांव से ठीक बाहर, सूखी नदी के नीचे बना एक गुफानुमा मार्ग, जिसे सिर्फ चारों जानते थे। भीम पहले पहुंचा। उसके कंधे पर अपना बड़ा सा डंडा लटक रहा था। चित्र हवा की तरह आया, एक पेड़ से छलांग, दूसरी शाखा पकड़कर नीचे उतरते हुए। गोविंद आखिर में आया, लेकिन उसने आते ही कहा, फौज आज सिर्फ गुजरने नहीं आई है, कुछ और है। अर्णव ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या देखा? अफसरों के घोड़ों पर नए बड़े बड़े थैले हैं। इनमें या तो अनाज है या खजाना, और वो यहाँ रुककर किसी को लूटेंगे, यह तय है। अर्णव जानता था फौज जितनी देर गांव में रुकती उतना ही ज्यादा नुकसान करती। उसे रोकना ही होगा। दूर सड़क पर मशालें जल रही थीं। फौज धीरे धीरे गांव की ओर आ रही थी। उनकी कवच की खनखनाहट हवा में गूंज रही थी। सबसे आगे एक घोड़े पर था राजा का विश्वसनीय अधिकारी सैनिक, अधिपति कराल, जालिम, लालची और कड़क। वह अपनी तलवार निकालकर बोला, आज रात राजा का आदेश है, गांव से दोगुना कर वसूला जाएगा, और जो विरोध करेगा उसकी झोपड़ी जला देना। यह सुनकर चारों चोरों का खून खौल उठा। अर्णव ने फुसफुसाकर कहा, हम सीधा मुकाबला नहीं करेंगे, पहले उन्हें गांव के बाहर ही रोकते हैं। अगर गांव में घुसे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। भीम बोला, यानी घात लगाकर। चित्र मुस्कुराया, हमारे बिना घात लगाए कोई रात गुजर जाए, ऐसा कभी हुआ है? गोविंद ने हाथ उठाया, जैसे हवा को महसूस कर रहा हो। अभी आधे घोड़े पुल पार कर चुके हैं, यह सही समय है। चारों मास्क पहनकर रात की परछाई बन गए। पुल के नीचे एक जगह थी जहां अंधेरा इतना घना था कि हाथ भी सामने ना दिखे। चारों वही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही फौज का पहला दल पुल पर आया, चारों ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। चित्र ऊपर चढ़ गया एक पेड़ की डाल पर। भीम पुल के खंभे के पीछे छुपा। गोविंद ने हल्की सी आवाजें निकालकर घोड़ों को विचलित किया। अर्णव ने पुल के बीच में मिट्टी में छुपा जाल खींचा। फौज को कुछ पता नहीं चला, और तभी चित्र ने छलांग लगाई। उसने पहली मशाल गिराई। घोड़ा घबरा गया। भीम बिजली की तरह निकला और एक सिपाही को पुल से नीचे गिरा दिया। गोविंद ने पत्थर फेंका, जो दूर ढोल जैसा आवाज करता। फौज को लगा कि दूसरा हमला उधर से है। वे बिखर गए। अर्णव ने जाल खींचा, 3 सिपाही एक साथ गिर पड़े। पूरी फौज में हड़कंप मच गया। कराल ने तगड़ा वार किया, उसकी तलवार पेड़ की शाखा पर लगी और चित्र नीचे गिर पड़ा। गोविंद देखने ही वाला था कि वह क्या हुआ, लेकिन तभी उसके पीछे 2 सिपाही आ खड़े हुए। भीम उनकी ओर दौड़ा, लेकिन कराल आगे बढ़ चुका था। कराल ने तलवार उठाई और बोला, आज पकड़ लिया तुम्हें, नकाबपोश चोर। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि चारों पकड़े जाएंगे। अर्णव ने सीटी बजाई, एक खास तेज चुभने वाली सीटी। यह उनके बीच का संकेत था, योजना बदलो तुरंत। गोविंद झटके में घूमकर जमीन पर बैठ गया और गले से एक तीखी आवाज निकाली। घोड़ों को यह आवाज नाक की फुफकार जैसी लगी। वे घबरा गए। कराल का घोड़ा उछला और कराल नीचे गिर गया। चित्र ने मौका पाते ही भीम को पुकारा, अभी उठाओ उसे। भीम ने कराल को उठाकर झाड़ियों की ओर फेंक दिया। कराल बेहोश पड़ा रहा। फौज घबराकर पीछे हट गई। चारों ने थैला खोला। उसमें सोना नहीं था, अनाज भी नहीं था। उसमें थे गांव वालों की जमीन के दस्तावेज। राजा ने पूरे इलाके की जमीन जब्त करने का आदेश दिया था, और कराल वही कागज लेकर जा रहा था, ताकि बाद में गांव वालों को गुलाम बनाना आसान हो जाए। अर्णव ने गुस्से में दांत भींचकर कहा,
यह सिर्फ लूट नहीं, गांव को खत्म करने की साजिश है। चित्र ने पूछा, अब क्या? गोविंद बोला, अब हम चोर नहीं रहे, अब हम इस गांव के आखिरी उम्मीद हैं। भीम ने दस्तावेज उठाए, तो चलो असली लड़ाई शुरू करते हैं। चारों रात में गायब हो गए। चारों चतुर चोर अपनी गुप्त सुरंग में पहुंचे। यह सुरंग असल में एक सूखी नदी की तह के नीचे बनी थी, जिसे अर्णव ने सालों पहले खोजा था। ऊपर से देखने पर सिर्फ टूटे पत्थर और घास दिखती थी, लेकिन अंदर पूरा रास्ता था। दीपक की हल्की रोशनी, 4 बिस्तर, पुराने नक्शे, 2 लकड़ी की अलमारियां और दीवारों पर चाक से बने संकेत। अर्णव ने दीवार पर बना एक चिन्ह साफ किया, कटे हुए पेड़ और बंदूक का निशान। यह संकेत था राजा की नई योजना। गोविंद ने दस्तावेज अलमारी में रख दिए। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। राजा यह सब क्यों कर रहा है? भीम ने क्रोध भरी आवाज में कहा, क्योंकि उसके लिए हम लोग सिर्फ मिट्टी हैं, जब चाहे रौंद दे। चित्र धीरे से बोला, पर हम 4 मिट्टी के नहीं, आग के बने हैं। लेकिन इस बार अर्णव शांत नहीं था। वह जमीन पर बैठ गया, दीवार के सहारे। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। यह 4-5 गांवों का मामला नहीं है, पूरी घाटी की जमीन पर कब्जे की तैयारी है। राजा नई राजधानी बसाना चाहता है और हम सबको उखाड़ फेंकने की योजना बना चुका है। गोविंद ने पूछा, तो अब क्या? हम 4 लोग क्या पूरा राज्य रोक लेंगे? अर्णव की आंखें चमकी, हम 4 नहीं, पूरा गांव रोकेगा। भीम चौंका, गांव? पर उन्हें हमारी पहचान तक नहीं पता। अर्णव मुस्कुराया, पहचान से नहीं, भरोसे से नायक बनते हैं। जब चौथाई रात बीत चुकी थी, आकाश धुंधला हो गया था। आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे थे और हवा में हल्की नमी थी। कहीं दूर से मंद आवाज आ रही थी, ढोल की या किसी चेतावनी की। गांव के लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घरों की खिड़कियों में बेचैनी जल रही थी। तभी अचानक धड़ाम, किसी ने मोटी लकड़ी अपने आंगन में पटकी। गांव का बुजुर्ग धवल जी बाहर निकला। उन्होंने चारों ओर देखा, अंधेरा, पेड़ की हल्की सरसराहट और जमीन पर गिरा एक भारी डिब्बा। उन्होंने मशाल जलाई। डिब्बा खुला। अंदर एक कागज था, उस पर लाल मिट्टी से लिखा था, आपका गांव खतरे में है, सुबह फौज लौटेगी, तैयार रहिए। 4 परछाइयां। धवल जी की आंखें फैल गईं। वे कांपते हुए बोले, वो वापस आ गए। कुछ ही मिनटों में पूरी बस्ती जाग गई। औरतें झांकने लगीं, बच्चे फुसफुसाने लगे और मर्दों की आंखों में उम्मीद जागी। किसी ने कहा, 4 परछाइयां, मतलब वो हमारे बीच ही हैं। दूसरे ने कहा, मतलब हमें बचाने वाले लौट आए। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वे 4 लोग गांव के बिल्कुल बीच बैठे यही सब सुन रहे थे अपने घरों में, जैसे वे भी बाकी लोगों जैसे ही साधारण हों। सूरज उगने से पहले ही जंगल की पगडंडी पर एक भारी घुड़सवारी की आवाज फैल रही थी। कराल पूरी फौज के साथ लौट रहा था, पर पूरा पुल गिरा पड़ा था। पानी में टूटे तख्ते, बिखरे हुए पत्थर और कीचड़ में पदचिह्न। कराल ने गुस्से में घोड़े को लात मारी। चोरों ने पुल गिरा दिया। गांव जाने के 2 ही रास्ते हैं, पहाड़ या जंगल। सिपाही बोला, दोनों खतरनाक हैं। अधिपति, कराल दहाड़ा, मैं डरने आया हूं। चलो पहाड़ से, चाहे खाई में गिरना पड़े, उन 4 को जिंदा पकड़ा जाएगा। फौज पहाड़ की तरफ मुड़ गई। उधर गांव वालों ने बड़ी चौपाल में मीटिंग बुलाई। हर आदमी, औरत, युवा वहां इकट्ठा हुए। चौपाल के बीच में बुजुर्गों ने मिट्टी पर एक नक्शा बनाया। धवल जी बोले, राजा हमारे खेत ले जाएगा, हमारी जमीन ले जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य ले जाएगा। यह सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। एक महिला बोली, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हथियार भी नहीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, हथियार से ज्यादा जरूरी है हिम्मत और दिमाग। चारों चोरों के दिल धक से रह गए। यह आवाज अर्णव के पिता की थी, गांव के सबसे शांत मगर गहरी सोच वाले आदमी। उन्होंने कहा, हमारे पास 4 नायक हैं जिन्होंने अब तक किसी से कुछ नहीं मांगा। अगर वे हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं? गांव में हल्की चर्चा शुरू हुई। हाँ, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अगर गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो फौज भी नहीं रोक पाएगी। अर्णव, जो भीड़ के बीच साधारण आदमी बनकर बैठा था, यह सब सुनकर मुस्कुराया। उसने सोचा, भरोसा यही तो चाहिए था। सुरंग में, दीपक के बीच, सन्नाटे में अर्णव ने तीनों को देखा और बोला, अब खेल बड़ा हो चुका है। फौज पहाड़ से आ रही है। पुल गिरने का उन्हें अंदाजा हो चुका है, पर वे नहीं जानते कि गांव तैयार है। भीम ने पूछा, हमारा अगला कदम? अर्णव ने कहा, हम उन्हें गांव तक आते ही नहीं देंगे। पहाड़ की चट्टानें, जंगल का मोड़, सब हमारे पक्ष में हैं।
चित्र के होठों पर शैतानी मुस्कान आई, मतलब जाल बिछाने का वक्त। गोविंद ने आंखें बंद की, हवा सुनी और बोला, फौज आधे रास्ते तक पहुंच चुकी है। वे हथियारबंद हैं और गुस्से में। अर्णव खड़ा हुआ और उसकी आवाज रात में गूंज उठी, तो चलो, परछाइयां बन जाते हैं। आज रात राजा की फौज अंधेरे में खो जाएगी। चारों निकल पड़े। पेड़ों के बीच, चट्टानों पर, काई भरी पगडंडियों पर। रात उन्हें पहचानती थी और चांद उनका साथी था। उधर फौज मशालें लेकर पहाड़ चढ़ रही थी। घोड़े फिसल रहे थे, सिपाही डर रहे थे, और कराल दहाड़ रहा था, जहां भी छुपे हों उन्हें ढूंढ निकालो। लेकिन कराल नहीं जानता था कि मौत नहीं, परछाइयां उसका इंतजार कर रही हैं। राजा की फौज मशालों की कतारों के साथ पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रही थी। कदम भारी, हथियार चमकते हुए, और उनके आगे कराल का लाल चेहरा, जो केवल एक ही चीज से जल रहा था, 4 नकाबपोश चोरों को पकड़कर राजा के सामने फेंक दूंगा। मगर कराल नहीं जानता था कि पहाड़ का हर मोड़, हर दरार, हर बारीक रास्ता चारों चतुर चोरों की योजना का हिस्सा बन चुका था। चारों चोर पहाड़ की पगडंडी पर पहुंच चुके थे। यहां से नीचे देखने पर मशालें छोटे छोटे अग्नि बिंदुओं की तरह हिलती दिखाई दे रही थीं। अर्णव ने घुटनों के बल बैठकर पहाड़ी मिट्टी उठाई। उसे उंगलियों के बीच रगड़ा, मिट्टी ढीली है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। भीम ने पूछा, क्या करेंगे? अर्णव ने तीनों की ओर इशारा किया। पहाड़ी की ऊपरी चट्टान को हिलाना है। नीचे की तरफ एक प्राकृतिक ढलान है, उस पर भारी पत्थर गिरे तो पूरी फौज बिखर जाएगी। चित्र ने तुरंत पेड़ों पर चढ़कर आसपास का जायजा लिया। उधर एक बड़ा पत्थर है, अगर हम तीनों उसे धक्का दें तो वह सीधे पगडंडी पर गिरेगा। गोविंद ने हवा पर अपना कान रखकर सुना। फौज 300 कदम दूर है। अर्णव ने मुस्कुराकर कहा, तो आज हम पहाड़ों को भी अपना साथी बना लेते हैं। तीनों चोर चट्टान के पीछे जाकर धक्का लगाने लगे। भीम की ताकत किसी बैल से कम नहीं थी। चित्र की फुर्ती और अर्णव की दिशा ने पत्थर को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। गोविंद नीचे खड़ा होकर संकेत देता रहा, और नहीं थोड़ा अब। अर्णव चिल्लाया, धक्का। तीनों ने मिलकर जोर लगाया और चट्टान धड़ाम से नीचे की ओर लुढ़क गई। पहाड़ हिल उठा। पत्थर रास्ता चीरते हुए नीचे आया, पेड़ों को तोड़ता, मिट्टी उड़ाता और हवा को चीरता हुआ। सिपाहियों ने ऊपर देखा, चट्टान संभलो, लेकिन देर हो चुकी थी। चट्टान ने पगडंडी पर 2 मशालें बुझा दीं। सिपाही गिर पड़े, घोड़े बिफर गए, कोई ढलान की तरफ लुढ़क गया। मगर इस अफरा तफरी के बीच कराल अपने घोड़े पर टिक गया। वह चट्टान से दूर था और उसने तुरंत आदेश दिया, चट्टान से डरना नहीं है, चोर भाग रहे हैं, ऊपर की तरफ तेजी से चढ़ो। फौज फिर चल पड़ी। अर्णव ने पीछे हटकर कहा, अब समय है दूसरी चाल का। जहां पहाड़ खत्म होता था, वहीं से जंगल का अंधेरा शुरू हो जाता था, घना, सीलन भरा और लगभग काला। चित्र इस जंगल को सबसे ज्यादा जानता था। वह बचपन में हमेशा यही खेलता था, पेड़ों पर चढ़ना, लताओं से लटकना और हिरणों के रास्तों को समझना। चित्र ने गोविंद से कहा, हमें फौज को 2 हिस्सों में बांटना होगा। गोविंद ने पूछा, कैसे? चित्र ने पेड़ पर चढ़ते हुए कहा, डर दिखाकर। उन्होंने जंगल के रास्ते में सूखी शाखाओं, गले हुए तनों और पत्तों से एक खौफनाक सा नकली भालू बनाया। उसके पीछे एक रस्सी बांधी और उसे पेड़ से जोड़ दिया। अर्णव ने देखा, लेकिन यह क्या करेगा? चित्र ने पेड़ से नीचे उतरकर रस्सी खींची। भालू आगे पीछे हिलने लगा और हवा की आवाज से उसका डर दोगुना लगने लगा। जब फौज आएगी तो आधी इसे असली समझकर पीछे हटेगी, बाकी आधी आगे बढ़ेगी और वहीं हम हमला करेंगे। गोविंद ने एक और बात जोड़ी, और मैंने काई के नीचे दलदल जैसी जगह बना दी है, घोड़े वहां फंसेंगे। भीम हंसा, मतलब आज जंगल भी हमारी तरफ है। फौज जंगल के किनारे पहुंची। अचानक पेड़ झुमके, भालू उछला, गर्जन की आवाज निकली जो असल में गोविंद ने निकाली थी। सिपाही चिल्लाए, भालू, जंगल का दानव। कुछ पीछे हटे, कुछ घबरा गए, घोड़े उखड़ गए। कराल गरज पड़ा, ये सब चोरों की चाल है, आगे बढ़ो। लेकिन जंगल के बीच एक घोड़ा अचानक कीचड़ में धंस गया, दूसरा भी, तीसरा भी। अराजकता फैल गई। उधर चित्र ने पेड़ से छलांग लगाई, एक सिपाही के हाथ से तलवार गिराई। भीम ने 2 सिपाहियों को उठाकर फेंक दिया। गोविंद ने 2 मशालें बुझा दीं। अर्णव ने घोड़ों को गलत दिशा में मोड़ दिया। पूरी फौज 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ दलदल में फंसे, कुछ भालू की तरफ भागे और बाकी अंधेरे में भटक गए। कराल अकेला खड़ा रह गया। वह बोला, चारों चोर
सामने आ जाओ अगर हिम्मत है। और उसी पल पीछे से आवाज आई, हिम्मत सामने आने में नहीं, सही समय पर अदृश्य होने में होती है। कराल मुड़ा, चारों चोर उसके चारों तरफ खड़े थे। मशाल की रोशनी में चमकते चेहरे, नकाब और उनकी आंखों में चमक। कराल ने तलवार निकाली, इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। अर्णव बोला, भागना? आज तो आखिरी चाल बाकी है। गोविंद ने सीटी बजाई, एक खास मधुर पर खतरनाक आवाज जंगल में गूंज उठी। चित्र पेड़ों पर चढ़ गया। भीम सामने खड़ा हो गया। अर्णव ने जमीन पर बिछाया हुआ रस्सा पकड़ा। कराल दौड़ा, तलवार ऊपर, चीख गूंजती हुई। भीम ने उससे भिड़ंत की तलवार की चोट उसके डंडे पर पड़ी। दोनों पीछे हटे। उसी पल अर्णव ने रस्सा खींचा। कराल के पैर फंस गए। वह नीचे गिरा। चित्र ने ऊपर से गिरती रेत उसके चेहरे पर डाली। कराल की आंखें बंद। गोविंद ने उसकी तलवार झपट ली। भीम ने उसे जमीन पर दबा दिया। कराल दहाड़ा, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ चोरों। राजा तुम सबको जिंदा जला देगा। अर्णव नीचे झुककर बोला, और हम तुम्हें ये बताने नहीं देंगे कि हम कौन हैं। गोविंद ने बेहोशी की जड़ी कराल की नाक के पास लाई। कराल मूर्छित हो गया। फौज को जंगल में भटकता छोड़कर चारों पहाड़ की छाया में गायब हो गए। दीपक धीमी रोशनी दे रहा था। भीम लकड़ी के बक्से पर बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था। चित्र अपने दस्ताने साफ कर रहा था। गोविंद हवा की दिशा सुन रहा था, जैसे वह उसमें भी कोई संकेत ढूंढ रहा हो। और अर्णव दीवार पर बने नक्शे को घूर रहा था। कुछ देर सन्नाटे के बाद अर्णव ने कहा, यह जीत नहीं है, यह सिर्फ पहला कदम था। राजा असली खतरों को अब भेजेगा। गोविंद ने पूछा, कराल से बड़ा भी कोई है? अर्णव की आंखें गहरी हो गईं। हाँ, वो है राजा का दाहिना हाथ। नाम अजगर सेनापति। वह कोई सैनिक नहीं, वह युद्ध का शिक्षक है। उसके सामने कराल बच्चा लगता है और राजा सिर्फ उसी की सुनता है। भीम ने चिंतित स्वर में कहा, तो फिर असली मुकाबला अभी बाकी है। अर्णव बोला, वजह ढूंढनी होगी कि राजा इतने पागलपन की हद तक क्यों जा रहा है। जमीन की लालच एक बात है, लेकिन पूरी घाटी को खाली करना, इसके पीछे कोई राज है। चित्र ने पूछा, कौन सा राज? अर्णव ने कहा, हम राजमहल जाएंगे। तीनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। गोविंद ने कहा, राजमहल? राजा की राजधानी, जहां हर मोड़ पर पहरेदार तैनात हैं। भीम बोला, और जहां घुसने का मतलब है मौत। अर्णव की आंखों में आग थी। यही तो चाहिए। उसी दीवार के पीछे हमारे गांव का सच बंद है। सुबह का सूरज अभी निकला ही था कि चारों नदी के किनारे पहुंच चुके थे। नदी के ऊपर धुंध तैर रही थी। पानी शांत था, जैसे किसी अनकही योजना का गवाह हो। चित्र ने पेड़ों के बीच छुपाई हुई छोटी नाव निकाली। गोविंद ने पानी की आवाज सुनकर दिशा तय की। अर्णव ने कहा, यह रास्ता सबसे सुरक्षित है। नदी राजमहल के पीछे वाले जंगल तक जाती है। वहां से हम महल में दाखिल होंगे। भीम नाव को धक्का देते हुए बोला, मगर महल के अंदर? अर्णव ने बिना पीछे देखे कहा, हम सैनिक बनकर जाएंगे। चित्र ने हंसते हुए कहा, चोर सैनिक बन जाएं, यह नया है। गोविंद ने नाव में बैठते हुए कहा, मगर यही योजना की खूबसूरती है। जो कोई सोच भी न सके वही करना असली चाल होती है। नाव धीरे धीरे बहती गई। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, राजा आखिर क्यों अपने ही राज्य को जला देना चाहता था। नदी के पीछे वाले जंगल से घुसते हुए चारों महल की दीवारों के करीब पहुंचे। दीवारें बहुत ऊंची थीं, पत्थरों की, नुकीली और हवा से भी ज्यादा ठंडी। महल के पिछवाड़े पहरा कम था। चारों ने नकाब पहन लिए, फिर सैनिकों की वर्दी जो उन्होंने एक छोड़े गए चौकुसी टावर से ली थी। भीम ने मजाक किया, गजब लग रहे हो सब जैसे असली पहरेदार। चित्र बोला, हद है, मैं तो अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहा। गोविंद ने धीरे से कहा, पहचान नहीं, पैरों की चाल पहचान जाएगी। सिपाही आसमान की तरफ देखते चलते हैं, हम नीचे देखते हैं। अर्णव ने तीनों की चाल ठीक करवाई। सिपाही के कदम, सिपाही की गर्दन, सिपाही की धीमी बातचीत, और चारों बिल्कुल उसी अंदाज में आगे बढ़ने लगे। गेट खोला गया। चारों अंदर घुसे। किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने शक तक नहीं किया, क्योंकि असली चाल यही थी। महल के अंदर बहुत भव्यता थी, सोने की दीवारें, संगमरमर की फर्श और सैनिकों की भारी आवाजें। लेकिन चारों चोरों का लक्ष्य कोई आम कक्ष नहीं था। उन्हें जाना था नीचे, जहां राजमहल का वो हिस्सा था जिसकी चर्चा भी डर से की जाती थी। अर्णव ने गोविंद से पूछा, हवा क्या कह रही है? गोविंद ने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, नीचे, बहुत नीचे धड़कनों जैसा कुछ है।
जैसे कोई बड़ी मशीन हो या बंदी भीम चौका बंदी। राजा ने किसी को जेल में रखा है। अर्णव बोला, महल की असली जेल ऊपर है, नीचे कुछ और है जिसे राजा छुपा रहा है। वे चारों महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां इस्तेमाल न की जाने वाली सीढ़ियां थीं। जगह पर धूल, जाले और एक ही पुरानी लालटेन। अर्णव ने एक पुराना ताला देखा और धीरे से बोला, यही है। चित्र ने जेब से पतली तार निकाली और कुछ ही सेकंड में ताला तोड़ दिया। सीढ़ियां अंधेरे में उतरती जा रही थीं, बहुत गहरी, बहुत लंबी, और उनके साथ हर कदम पर एक अजीब आवाज बढ़ती जा रही थी। धक धक धक, जैसे पृथ्वी के भीतर कोई विशाल हृदय धड़क रहा हो। गोविंद डरकर बोला, यह कोई सामान्य जगह नहीं है। अर्णव ने कहा, पर यही सच छुपा है। चारों नीचे पहुंचे। नीचे का कक्ष विशाल था। दीवारों पर अजीब सी लिपि उकेरी हुई, छत से लटकते लोहे के गोले, कमरे के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर का मंच, और मंच के ऊपर एक नक्शा जिसमें पूरा राज्य नहीं, सिर्फ हमारी घाटी चिन्हित थी। अर्णव का चेहरा उतर गया। उसने नक्शा उठाया। नक्शे के पीछे लिखा था, भूमि के नीचे छुपा खनिज राजवंश की शक्ति घाटी खाली करो, लोग हटाओ, संपत्ति खोदो। भीम चिल्लाया, मतलब राजा के लिए हम लोग कुछ नहीं। चित्र बोला, हमारी जमीन, हमारी नदियां, हमारा घर, सब सिर्फ उसके लालच का हिस्सा। गोविंद की आंखों में आंसू थे। इसलिए फौज भेजता है, इसलिए गांव खाली करवाना चाहता है। अर्णव ने दीवार पर बने एक और चित्र को देखा। गुफा, आग और सैनिक चिन्हित थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक बाला फुसफुसाया, रुको, कुछ सुनाई दे रहा है। सब रुक गए। दूर कहीं से धातु के खड़कने की आवाज आई, जैसे कोई जंजीरें घसीट रहा हो। नील ने अपनी मशाल बुझा दी ताकि कोई उनकी हरकत न देख सके। वीर ने धरती पर कान लगाकर सुना। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। किसी ने जाल बिछाया है, कई लोग हैं। संभव है कि राजा को हमारे आने का शक हो गया हो। नील मुस्कुराया, तो क्या हुआ? राजा की फौज आए या उसके पालतू राक्षस, हम चार चतुर चोर हैं। लेकिन वीर की मुस्कान हल्की सी फीकी थी। उसे कुछ भारी महसूस हो रहा था, जैसे जंगल खुद उसे पीछे लौटने की सलाह दे रहा हो। पर अब लौटना नामुमकिन था। गांव के लोग भूखे थे, बीमार थे, और उनके पास अब कोई सहारा नहीं था। कुछ मिनट बाद वे एक विशाल गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा इतनी बड़ी थी कि उसकी छत अंधेरे में खो गई थी। अंदर अजीब सा नीला प्रकाश टिमटिमा रहा था, जैसे कोई दैत्य वहां पहरा दे रहा हो। कासिर ने धीरे से कहा, यह जगह पहले इस तरह नहीं चमकती थी, ये क्या है? वीर ने मशाल जलाई और गुफा के भीतर रोशनी फैली। जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, चारों की सांसें थम गईं। दीवारों पर विशालकाय छायाएं खड़ी थीं, हथियार हाथ में लिए, चेहरे पर भयानक नकाब, शरीर पर लोहे की कवच। लेकिन वे इंसान नहीं थे, वे यांत्रिक प्रहरी थे। राजा की नई सेना। नील ने थूक निगला, ये तो लोहे के सैनिक हैं। वीर धीरे से बोला, राजा ने लोहारों को मजबूर करके मशीनें बनवाई हैं ताकि उसे इंसानी सेना की भी जरूरत न पड़े। बाला ने दीवार को छुआ, मतलब इस अत्याचारी राजा की ताकत और बढ़ चुकी है। चारों एक दूसरे को देख रहे थे। ये मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। 3 मौत का पहला जाल भीतर कदम रखते ही अचानक जमीन कांपी, पहले धीमे, फिर जोर से। कई तीर ऊपर से गिरने लगे। नील ने चिल्लाया, नीचे झुको। चारों नीचे लुढ़क गए और तीर उनके सिर के ऊपर से तड़ातड़ निकल गए। पर खतरा खत्म नहीं हुआ था। दीवारों से लोहे के सैनिक सक्रिय होने लगे। उनकी आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। कासिर बड़बड़ाया, अब मजा आया। और फिर शुरू हुई जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई। नील ने अपनी तलवार खोलते हुए एक मशीन पर छलांग लगा दी। बाला ने जमीन से उड़ती हुई भाला उठाकर दूसरे सैनिक की टांग काट दी। कासिर अपने तेज पैर से दीवार चढ़ता और ऊपर से तीसरे मशीन सैनिक पर गिरकर उसकी गर्दन मोड़ देता। वीर सबसे तेज, सबसे ताकतवर एक साथ 2 सैनिकों को संभाल रहा था। गुफा में लोहा, चिंगारियां और आवाजें गूंज रही थीं। आखिर कई मिनट की भयानक लड़ाई के बाद वे सभी टूटे हुए टुकड़ों के बीच खड़े थे, थके हुए लेकिन जिंदा। नील हांफते हुए बोला, अगर बाहर की चौकी में ये मशीनें हैं, अंदर क्या होगा? वीर बोला, चाहे जो हो, प्यासे गांव वालों का हक हमें लेकर ही जाना है। वे आगे बढ़े और गुफा के भीतर एक बड़ा दरवाजा आया। ऊपर लिखा था, केंद्र कोषागार, केवल राजा के लिए। वीर ने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजे में लगे चक्र घूमने लगे। धीरे धीरे दरवाजा खुला और अंदर जो उन्होंने देखा, उससे उनकी रूह कांप गई।
सोना तो था, बहुत सा था, इतना कि कई गांवों की जिंदगी बदल जाए। पर सबसे डरावनी चीज वह नहीं थी। दीवार के बीचों बीच एक विशाल नक्शा बना था, राज्य का पूरा नक्शा, और उस पर राजा के नए सैनिकों को तैनात करने की योजना। कासिर ने ध्यान से देखकर कहा, यह राजा पूरे राज्य को बंदी बनाने की तैयारी कर रहा है। वह हर गांव पर चौकी बनवाएगा, हर घर से कर वसूलेगा। वीर की मुट्ठियां कस गईं। इससे पहले हम उसे रोकेंगे, हम ही रोकेंगे। पर तभी नीचे की जमीन अचानक धड़ाम से हिली। फर्श के बीचों बीच एक गोल प्लेट खुली और वे चारों एक एक कर नीचे गिरने लगे। नील चिल्लाया, जाल। वे चारों एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिरे। घुटनों पर चोट लगी, कंधे छिल गए। ऊपर से एक आवाज आई, एक खतरनाक, ठंडी, करकश आवाज, तुम चारों चोर आखिर मेरे जाल में फंस ही गए। चारों ने ऊपर देखा। काली पोशाक में एक दैत्याकार आदमी खड़ा था, राजा का सबसे खतरनाक हत्यारा, जिसे लोग आधी रात कहते थे। कासिर ने दांत भींचे। ये तो बुरा हुआ आधी रात हंसा। तुम सोचते थे कि तुमने सालों तक मुझे धोखा दे दिया। नहीं, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। आज तुम सब मरोगे, राजा की इच्छा यही है। नील चिल्लाया, हम ऐसा होने नहीं देंगे। पर अधिरात बोला, इस गड्ढे से निकलकर दिखा दो पहले। ऊपर का ढक्कन धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरा पसरा, सन्नाटा छा गया। चारों गड्ढे के बीच खड़े थे। यह मौत का कुआं था, जिसमें से निकलना नामुमकिन था। पर एक बात वे जानते थे, चार चतुर चोर कभी हार नहीं मानते। वीर ने धीरे से कहा, अगर ये मृत्यु का कुआं है तो हम इससे एक नया रास्ता बनाएंगे। अंधेरा इतना गहरा था कि चारों को एक दूसरे के चेहरे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। गड्ढे की दीवारें ठंडी और काई से भरी थीं। ऊपर का ढक्कन किसी लोहे के दरवाजे की तरह बंद हो चुका था। सिर्फ एक हल्की सी दरार से धुएं की तरह धुंधलापन भीतर उतर रहा था। वीर ने धीरे से कहा, सब ठीक हो, कोई गंभीर चोट तो नहीं। अनिल ने कंधा पकड़ा, थोड़ी लगी है लेकिन टूटा नहीं, अभी भी लड़ सकता हूं। कासिर ने हंसते हुए कहा, लड़ने लायक तो हम इस दुनिया से जाने के दिन तक रहेंगे। बाला ने दीवार पकड़ते हुए कहा, लेकिन यहां से निकलेंगे कैसे? ये कुआं तो लगभग 30 हाथ ऊंचा है और ऊपर ढक्कन बंद है, अंदर से खोलना नामुमकिन। वीर ने अपनी उंगलियां दीवार पर चलाईं। फिर उसने कहा, नामुमकिन दुनिया को लगता है, हमारे लिए नहीं। चारों थोड़ी देर चुप रहे। उनकी सांसों की गूंज ही वहां का एकमात्र संगीत थी। नील ने गड्ढे के एक किनारे को ध्यान से देखा। यहां दीवार बाकी हिस्सों से अलग लग रही है। कासिर उछलकर उस तरफ गया और दीवार पर हाथ मारा। आवाज खाली जैसी थी, यह खोखला है। कासिर चिल्लाया, यहां कोई रास्ता हो सकता है। वीर ने दीवार की सतह को खुरचा, एक जगह से मिट्टी झड़ गई और नीचे लोहे का एक चौकोर फ्रेम निकल आया। ये एक पुराना गुप्त निकास लगता है, वीर बोला। शायद राजा ने कभी यहां से किसी को निकालने या डालने के लिए यह रास्ता बनवाया होगा। बाला ने पूछा, पर इसे खोलेंगे कैसे? नील मुस्कुराया, अरे भूल गए, मैं कमजोर ताले और गुप्त रास्तों से ही तो खेलता हूं। उसने अपने जूते की एड़ी में छुपाया हुआ पतला लोहे का तार निकाला और ताले के भीतर डाल दिया। कुछ ही सेकंड में क्लिक की आवाज आई। कासिर बोला, मुझे पता था अगर कहीं से निकलना हो तो नील ही निकालेगा। दरवाजा हिला, कर्रर और धीमे से खुल गया। एक ठंडी हवा अंधेरे से भरी, पर उम्मीद से भी भरी। चारों अंदर घुसे। सुरंग काफी लंबी और नम थी। छत से कहीं कहीं धुआं निकल रहा था। शायद अधिरात या राजा की सेना इसे निगरानी में रखती हो। सुरंग इतनी शांत थी कि चारों की सांसें भी तेज लग रही थीं। कुछ कदम बाद अचानक वीर रुक गया। रुको, यहां जमीन पर ताजे पैर के निशान हैं। अनिल नीचे झुककर बोला, ये 2 लोगों के निशान हैं और काफी भारी कदमों वाले। कासिर तना, मतलब हमें कोई इस सुरंग में भी ढूंढने आया है। बाला ने तलवार निकालते हुए कहा, तो आने दो। लेकिन वीर ने हाथ रोका, नहीं, हमें लड़ने नहीं, यहां से जीकर निकलने की जरूरत है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। सुरंग मुड़ी, फिर खतरनाक मोड़ आया। नीचे खालीपन, एक गहरी चौड़ी खाई। दूर दूसरी तरफ एक संकरी पतली दीवार की धार जैसी पगडंडी दिख रही थी। कासिर ने कहा, वाह, नीचे मौत, ऊपर अधिरात, दोनों तरफ से स्वागत है। नील ने चारों ओर देखा और एक लकड़ी का तख्ता उठाया जो शायद पुराने मजदूरों ने छोड़ा था। अगर इसे खाई पर टिकाए तो हम जा सकते हैं, उसने कहा। चारों ने मिलकर तख्ता रखा और एक एक कर उस पर संतुलन बनाते हुए पार करते गए।
जैसे ही बाला आखिरी में उतरा, छपाक, पीछे तख्ता नीचे गिर गया। सुरंग का दूसरा हिस्सा अंधकार में डूबा था, पर आगे एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वीर ने कहा, उधर ही जाना होगा। जैसे जैसे वे रोशनी की ओर बढ़े, आवाजें साफ होने लगीं। धड़ 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 भारी कदमों की आवाज। नील ने फुसफुसाया, कोई आ रहा है बहुत तेजी से। और उसी क्षण सुरंग की दीवारें कांपीं, छत से मिट्टी गिरने लगी। काले धुएं का एक झोंका सामने उभरा और फिर वह दिखाई दिया, आधी रात। उसके हाथ में 2 बड़ी तलवारें थीं। कवच पर से आग की तरह चमक उठ रही थी। कासिर ने दांत भींचकर कहा, यह आदमी पीछे नहीं छोड़ने वाला। आधी रात गरजा, तुम चारों को जिंदा नहीं रहने दूंगा। राजा ने साफ आदेश दिया है, इस बार बचने नहीं देना। वीर आगे बढ़ा, अगर हमें मरना होता तो उस कुएं से निकल नहीं पाते। अब हम गांव वालों के लिए जी भी लड़ाएंगे और मर भी पड़ जाए तो फिक्र नहीं। आधी रात हंसा, फिर आओ लड़ो मुझसे। और फिर शुरू हुई ऐसी लड़ाई जिसकी गूंज सुरंगों में आज भी भटकेगी। आधी रात ने पहली ही वार में कासिर पर हमला किया। कासिर ने झुककर वार बचाया, पर हवा की तेज लहर से उसका चेहरा कट गया। नील ने पीछे से हमला किया, पर अधिरात ने घूमकर उसे लात मारी। नील दूर जा गिरा। बाला और वीर दोनों एक साथ उस पर टूट पड़े। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ीं। सुरंग की दीवारें गूंज उठीं। आधी रात की ताकत असाधारण थी, पर चारों चोरों की चतुराई और एकता उससे भी बड़ी। कासिर ने पीछे से कूदकर उसकी पीठ पर वार किया। आधी रात गुस्से से गरजावह मुड़ा ही था कि नील ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया। वीर ने उसी मौके का फायदा उठाकर उसकी छाती पर जोरदार वार किया। एक बड़ी दरार उसके कवच में उभर आई। आधी रात घुटनों पर आ गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने अपनी तलवार गिरा दी और जमीन पर बैठ गया। तुम चारों, उसने कहा, मुझे हराने वाले पहले इंसान हो। नील बोला, हम चोर हैं पर जनता के लिए जीते हैं, और तुम्हारा राजा जनता का दुश्मन है। आधी रात ने सिर उठाया। तो एक बात सुन लो। वीर आगे झुका। आधी रात धीरे से बोला, सिर्फ राजा ही नहीं, उसके पीछे कोई और है। राजा तो बस मोहरा है, असली खिलौना नियंता अभी सामने नहीं आया। चारों की आंखें फैल गईं। कौन? वीर ने पूछा। आधी रात मुस्कुराया, एक दर्द भरी टूटी हुई मुस्कान। जिस दिन तुम उससे टकराओगे तुम समझोगे कि असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। और फिर वह वहीं ढह गया, निढाल, हार चुका। सुरंग में खामोशी छा गई। चारों ने आगे का रास्ता पकड़ा। सुरंग आखिर एक बड़ी लोहे की जाली पर जाकर खत्म हुई। नील ने जाली में रिसा हुआ चांदनी का उजाला देखा। बाहर का दरवाजा है, हम निकलने वाले हैं। जाली खोलने के बाद वे एक सूने पहाड़ पर निकले। नीचे दूर उनका गांव दिख रहा था, शांत, सोया हुआ। लेकिन वीर की आंखों में अजीब सी चिंता थी। असली दुश्मन राजा नहीं और कोई है? नील ने पूछा। तो आगे क्या करेंगे? वीर बोला, हम वापस गांव नहीं जाएंगे। पहले पता लगाएंगे कि वह छाया में छुपा कौन है जिसने राजा को मोहरा बनाया है। कासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी हमारा रोमांच अब शुरू हो रहा है। बाला ने तलवार कंधे पर रखते हुए कहा, अब असली कहानी शुरू होती है। चारों अंधेरी रात में पहाड़ से नीचे उतरने लगे। उनकी परछाइयां लंबी लंबी फैलती जा रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या मिलने वाला है, पर इतना जरूर पता था कि अब यह लड़ाई राज्य की आजादी की लड़ाई बनने वाली थी। रात का आकाश गहरे नीले रंग की चादर की तरह फैला हुआ था। हवा शांत थी, लेकिन उसमें एक अदृश्य कंपन छुपा था, जैसे रात खुद कह रही हो कि आने वाले घंटे आसान नहीं होंगे। चारों चतुर चोर पहाड़ की ढलान से नीचे उतर रहे थे। आधी रात की आखिरी बात अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी, राजा असली दुश्मन नहीं, उसके पीछे कोई और है। वीर ने एक पल के लिए कदम रोका। नीचे गांव नजर आ रहा था, अंधेरे में सोया हुआ, मासूम, अनजान और खतरे से घिरा हुआ। नील ने धीमे से कहा, वीर, हम सीधा गांव चलें? लोग इंतजार में होंगे। वीर ने सिर हिलाया, नहीं। आधी रात का मरते वक्त झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। अगर सचमुच राजा के पीछे कोई और है तो वह अभी से हमारी हर चाल देख रहा होगा। हमें पहले पता लगाना होगा कि वह कौन है। कासिर ने मुस्कुराकर कहा, तो आज हम फिर चोरों की तरह नहीं, जासूसों की तरह काम करेंगे। बाला ने तलवार कमर में सरकाते हुए कहा, और अगर वह सामने आया तो योद्धा बनकर। चारों ने फैसला किया, आज वे गांव नहीं जाएंगे। आज वे उसी सुराग के पीछे भागेंगे जो आधी रात ने मरते हुए छोड़ा था।
नीचे उतरते वक्त अचानक कासिर रुक गया। उसने पेड़ की छाल पर हाथ रखा। यह देखो, छाल पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, जैसे किसी ने जल्दी में उंगली से कोई निशान बनाए हों। अनिल ने आंखें सिकोड़कर पढ़ने की कोशिश की। ये किसी कोड जैसा लगता है। वीर ने कंधे से छोटा चाकू निकालकर पत्ती काटी और पेड़ की छाल को रोशनी में देखा। उस पर लिखा था, काला पथ, आधी रात, पहाड़ का दिल, सावधान। बाला ने भौहें तानकर कहा, काला पथ, पहाड़ का दिल, यह कौन सी जगह है? नील ने कहा, काश आधी रात थोड़ा और जी जाता। वीर ने धीमे से कहा, शायद उसने ही हमें यह संदेश छोड़ा है। कासिर ने सिर हिलाया, सही है। आधी रात के सिवा इस रास्ते तक कौन पहुंचेगा? वीर ने कहा, काला पथ मतलब वह रास्ता जो रात में ही दिखता है, और पहाड़ का दिल शायद किसी खान, किसी गुफा या किसी छुपे किले की ओर इशारा है। अनिल ने पूछा, तो आज रात वहीं जाते हैं? वीर ने कहा, हाँ, अगर असली दुश्मन वहीं है तो आज उसकी पहली झलक हमें मिलेगी। आधी रात होने वाली थी। चांद बादलों में खोता निकलता रह रहा था। जैसे ही चांद एक बार बादलों से निकला, कासिर ने दूर की पहाड़ी की ओर इशारा किया। वह देखो, चमकती हुई लाइन। नीचे के जंगल में एक पगडंडी चांदनी में बिल्कुल हल्की सी चमक उठी। ये वही काला पथ था जो दिन में बिल्कुल गायब हो जाता था। नील ने सांस छोड़ते हुए कहा, इस रास्ते को बनाने वाला भी बहुत चालाक था। चारों उस रास्ते पर उतरे मगर रास्ता सीधे नहीं जाता था। वह दाएं बाएं घूमता, चट्टानों के बीच गायब हो जाता, फिर नए मोड़ पर दोबारा प्रकट हो जाता। कई जगहों पर रास्ता ऐसा लगता जैसे अचानक खाई में गिर जाएगा। लेकिन वीर पहले जाता, नील उसके पीछे। कासिर पेड़ों की छाया देखकर खतरे आंकता और बाला पीछे से सबकी रक्षा करता। यह रास्ता किसी आम इंसान का नहीं था। यह किसी ऐसे आदमी का रास्ता था जो चाहता था कि सिर्फ सबसे समझदार लोग ही उसे ढूंढ पाएं। 2 घंटे की चढ़ाई और कई खतरनाक मोड़ों के बाद वे एक जगह पहुंचे जहां हवा अचानक ठंडी हो गई। बादल नीचे उतर आए। चारों के सामने एक विशाल काला किला खड़ा था। इतना विशाल कि लगता था पहाड़ उसी के ऊपर बनाया गया है या वह खुद ही पहाड़ को चीरकर उगा हो। नील ने कांपते हुए कहा, यह जगह तो किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती। बाला ने तलवार कसकर पकड़ी। यहां कोई बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर खेल खेल रहा है। वीर आगे बढ़ा। किले के दरवाजे पर कोई चौकी नहीं थी, कोई पहरेदार नहीं था, पर वीर ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। कासिर ने बुदबुदाया, दरवाजा खुला है, मतलब हमें बुलाया जा रहा है। चारों अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। दीवारें हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नियंत्रित कर रही हो। सीढ़ियां खुद ऊपर नीचे हो रही थीं। दरवाजे खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। हर आवाज में किसी की सांसें गूंज रही थीं, किसी बड़े भयावह और अप्राकृतिक चीज की सांसें। नील फुसफुसाया, ये क्या है? वीर ने हल्की आवाज में कहा, यह जादू नहीं, विज्ञान है। कोई बहुत बड़ा दिमाग, कोई बहुत बड़ा लोहार या शायद कोई पागल वैज्ञानिक इस किले को चला रहा है। बाला के कदम धीमे हो गए। राजा के पीछे जो आदमी है वह इंसान है भी या नहीं? कासिर ने वीर की ओर देखा। अब क्या करें? वीर बोला, हम रुकेंगे नहीं। आज पता लगाएंगे कि हम किससे लड़ रहे हैं। चारों आगे बढ़े। किले का मुख्य हॉल बहुत विशाल था। ऊपर काले झूमर लटके थे। बीच में एक बड़ा गोल मंच और उसके पार एक मोटी परछाइन। परछाइन धीरे धीरे हिली। चारों के दिल जोर से धड़के। परछाइन बोली, आवाज गहरी, ठंडी और किसी भी इंसान की नहीं लगने वाली, बहुत खूब। आखिर तुम मेरे घर तक पहुंच ही गए। वीर ने तलवार उठाई। तुम कौन हो? परछाइन बोली, वह जिसके लिए राजा भी सिर्फ एक खिलौना है। वह जिसने राज्य को अपनी मुट्ठी में लेने की कसम खाई है। वह जिसे दुनिया अदृश्य सम्राट कहती है। नील का दिल धक से रह गया। अदृश्य सम्राट, वह तो बस कहानी था। परछाइन हंसी, नहीं, कहानी से बड़े डर असल में पैदा होते हैं। बाला गरजा, सामने आ डरता क्यों है? परछाइन धीरे धीरे करीब आई और चांदनी में उसकी झलक दिखी। उसका चेहरा आधा लोहे का आधा इंसान का था। उसकी एक आंख नीली रोशनी से चमक रही थी और उसकी सांसें मशीन की तरह चल रही थीं। चारों पीछे हट गए। कासिर बुदबुदाया, ये आधा इंसान और आधा मशीन है। वह बोला, मैं वही हूं जिसने लोहे के सैनिक बनाए, राजा को कठपुतली बनाया, तुम्हें फंसाने के जाल बनाए, और तुम चारों चतुर चोर मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो। वीर बोला, रुकावट? हम तो अभी शुरू हुए हैं।
अदृश्य सम्राट गरजा, तो आओ देखते हैं कौन जीतता है, चार चतुर चोर या मैं अर्ध मानव अर्ध मशीन सम्राट। और अचानक पूरा किला हिल उठा, सीढ़ियां बंद हो गईं, गेट लॉक हो गया, मशालें जल उठीं। चार चतुर चोर फंस चुके थे। रात के ठीक उस पहर में, जब जंगल की हवा भी अपने कदम हल्के कर लेती है, जब पत्तों की सरसराहट भी किसी रहस्य की तरह लगती है, तब चार चतुर चोर अपने छुपे ठिकाने पर लौट रहे थे। उनके चेहरों पर जीत की हल्की मुस्कान थी। उस मुस्कान में राहत भी थी, तसल्ली भी, और वह अजीब सी खुशी भी जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो किसी और के लिए जीते हैं। लेकिन जैसे ही वे बांस के झुरमुटों से होते हुए अपने पुराने छुपे हुए पत्थर घर की ओर बढ़े, भैरव अचानक रुक गया। कुछ बदल गया है, उसने धीमी आवाज में कहा। विक्रम चौंक गया। क्या? भैरव मिट्टी को उंगलियों से छूकर सूंघने लगा। किसी ने यहाँ कदम रखे हैं, दो इंसान भारी कदमों वाले। कुंवर ने तुरंत कमान चढ़ा ली। क्या राजा के सिपाही? दुष्यंत मुस्कुराया। अगर सिपाही होते तो जूते के निशान होते, ये तो नंगे पैरों के निशान हैं, शायद गांव के लोग। लेकिन भैरव का चेहरा फिर से सख्त हो गया। नहीं, यह किसी आम गांव वाले का कदम नहीं, यह आदमी जंगल को जानता है। वह यहाँ हमें खोजने आया था और वापस गया है, यह जानकर कि हम लौटेंगे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह पहली बार था, पहली बार कोई उन्हें ढूंढने आया था, पहली बार किसी ने उनके रहस्यमय अस्तित्व पर सवाल उठाया था। और यह बात खतरनाक थी, क्योंकि अगर कोई उन्हें ढूंढ सकता है तो राजा भी एक दिन कर सकता है। जब वे भीतर गए, हर चीज ज्यों की त्यों थी, पर एक चीज अलग दिखी। कुंवर ने मशाल उठाई और सबको दिखाया। मिट्टी की दीवार पर एक चिन्ह बना था, एक पुराना राज चिन्ह, एक ऊंची तलवार जिसका नुकीला हिस्सा आसमान को छूता हुआ बना था। विक्रम सन्न रह गया। ये तो पुराना राजवंश का निशान है, जिस राजवंश को इस अत्याचारी राजा ने गद्दी से हटाकर खुद राज पाया था। दुष्यंत की आंखें सिकुड़ गईं। तो इसका मतलब कोई हमें ढूंढ रहा है, और वह राजा का आदमी नहीं, कोई और है। भैरव ने दीवार पर हाथ फेरा। जो भी था, हमारे ठिकाने को जानता है, और यह चेतावनी या बुलावा है। चारों कुछ क्षणों तक चुप रहे। जंगल के बाहर से उल्लुओं की आवाज आ रही थी, जैसे रात खुद किसी रहस्य का बोझ उठा रही हो। अगले दिन चारों ने सामान्य ग्रामीणों की तरह भेष बनाया और गांव की ओर निकल पड़े। यह वह गांव था जिसे उन्होंने कई बार बचाया था, चोरी हुए अनाज वापस दिलाकर, अत्याचारी सिपाहियों से मुक्ति दिलाकर, और बीमारों को गुपचुप दवाइयां पहुंचाकर। लेकिन आज गांव में एक अलग ही हलचल थी। लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। सुना है कोई नकाबपोश चोर नहीं, बल्कि असली नायक हैं। कहते हैं राजा उनसे डरता है। किसी ने उन्हें देखा है, कहते हैं 4 थे। नहीं नहीं, वो 5 थे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। लगता है हमारी कहानियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मुस्कान उतनी देर नहीं टिक सकी, क्योंकि तभी गांव के चौक पर भीड़ जमा थी। बीच में एक बूढ़ा साधु खड़ा था और लोगों को संबोधित कर रहा था। इन 4 नकाबपोश नायकों की पहचान मैं जानता हूं। भीड़ में सनसनी फैल गई। चारों इंस्टेंटली सतर्क हो गए। साधु ने आसमान की ओर देखकर कहा, वे भलाई के रक्षक हैं, लेकिन उन पर एक बड़ा संकट आने वाला है। राजा उन्हें खोज रहा है, और सिर्फ राजा नहीं, एक और शक्ति है जो उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। चारों ने नजरें झुका लीं। पता नहीं वह साधु सच जानता था या बस कह रहा था, लेकिन हर शब्द उनके मन में गूंज रहा था। जब भीड़ छंटने लगी, एक लड़की धीरे से उनके पास आई। साधारण बांस की टोकरियां बेचती हुई, पर उसकी आंखें बेहद तेज थीं। आप लोग गांव में नए हो ना? दुष्यंत बोला। हाँ, बस गुजर रहे हैं। लड़की मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जैसे उसे कुछ पता हो। ठीक है, अगर गुजर रहे हो तो एक बात बता दूं। विक्रम ने पूछा। क्या? लड़की ने धीमे से कहा, सावधान रहना, कोई आपको ढूंढ रहा है, कोई ऐसा जो आपसे पहले कभी नहीं मिला होगा। भैरव की गर्दन तन गई। तुम्हें कैसे पता? लड़की ने कहा, कल रात मेरे घर के पास से 2 अजनबी गुजरे। उनमें से एक कह रहा था 4 चोरों को ढूंढना है, वरना राजा का राजकाज ही पलट जाएगा। चारों के मन में जैसे किसी ने भारी पत्थर डाल दिया हो। राजा नहीं, पहले राजचिव्न, दोनों बातें मिलकर एक बड़ा रहस्य बन चुकी थीं। लड़की पीछे हटते हुए बोली, अगर कोई तुम्हारे पीछे है तो छुपना नहीं, सामना करना। विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराए बिना बोली, अभी नहीं बता सकती, लेकिन सही समय आने पर खुद मिलकर बताऊंगी।
वह चलते चलते भीड़ में गुम हो गई। चारों उसे देखते रह गए। वह लड़की साधारण लगती थी, पर उसकी व्यवहार, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब कुछ होता था किसी ऐसे व्यक्ति का जो उन्हें जानता हो या उनके बारे में बहुत कुछ जानता हो। चारों रात को वापस ठिकाने पर पहुंचे। जैसे ही अंदर जाने वाले थे, भैरव ने उन्हें रोक दिया। रुको। दुष्यंत, क्या? भैरव ने एक कंकड़ उठाया और सामने की झाड़ियों में फेंक दिया। झाड़ियों से आवाज आई, झस, और फिर जमीन से 3 तीर निकलकर पेड़ों में जा लगे। सटीक, तेज, जानलेवा तीर। विक्रम कोई हमारा इंतजार कर रहा था। कुंवर ने कमान उठाई, कहाँ है वह? लेकिन झाड़ियों में सिर्फ एक कागज पड़ा था, तलवार, निशान वाला, वही चिन्ह और एक लाइन लिखी हुई, तुम्हें हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, हम खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। अब चारों के सामने साफ था, यह जो भी संगठन है, यह जो भी लोग हैं, वे बेहद प्रशिक्षित हैं, बिना आवाज छोड़े हमला कर सकते हैं। और यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें उनके ही ठिकाने पर चुनौती दी थी। विक्रम की आंखों में चमक थी, लगता है असली खेल शुरू हो रहा है। भैरव बोला, और यह लड़ाई राजा से नहीं, किसी और से होगी। दुष्यंत, कौन? किससे? कौन है जो राजचिह्न का उपयोग करता है? कुंवर ने धीरे से कहा, एक ही संभावना है, पुराने राजघराने के वंशज। चारों सन्न रह गए। अगर यह सच था तो आगे आने वाले दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लेकर आ रहे थे। चारों चोर अपने ठिकाने के बाहर बैठे थे, थके हुए नहीं, बल्कि सोच में डूबे हुए। उनके सामने रखा वह कागज एक ही बात कह रहा था, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। विक्रम ने कागज को मोड़ा और मुट्ठी में दबा लिया। जो भी हैं, ये लोग हमें चुनौती दे रहे हैं और ये हमें पसंद नहीं। भैरव आग में एक सूखी लकड़ी डालते हुए बोला, लेकिन जिस तरह ये लोग चलते हैं, हमला करते हैं, वो हमें जानते हैं। हमारे तरीके, हमारी जगह, हमारा वक्त, सब पता है। कुंवर चुप था। उसकी उंगलियां एक एक कर तीरों की नोक को टटोल रही थीं। आज जो तीर पेड़ों में लगे, उनकी बनावट मैंने पहले भी देखी है। दुष्यंत ने पूछा, कहाँ? कुंवर बोला, मेरे गांव में। जब मैं छोटा था तभी एक रात कुछ अजनबी आए थे, उसी तरह सटीक, खामोश, खतरनाक। उनकी बातें अचानक भैरव की एक बात से टूट गई, कोई आ रहा है। चारों तुरंत सतर्क हो गए। पेड़ों के बीच किसी के पैरों की आहट थी, हल्की, बहुत हल्की, पर भैरव की सुनने की क्षमता से कुछ भी नहीं बचता। विक्रम ने फुसफुसाकर कहा, सिपाही। भैरव बोला, नहीं, सिर्फ एक इंसान, लेकिन चलते ऐसे है जैसे जंगल उसका घर हो। आहट पास आती गई। एक आकृति उभरी, काले कपड़े, चुपचाप चलने वाली चाल, चेहरे पर आधा घूंघट और हाथ में एक छोटी सी मशाल जिसमें नीली आग जल रही थी। विक्रम ने तलवार तानी, रुको। कौन हो तुम? आकृति बिल्कुल नहीं डरी। उसने तभी नीली मशाल जमीन पर रखी और धीमे से बोली, डरिए मत, मैं वही हूं जिससे मिलने का समय अब आ चुका है। धुआं नीला सा उठने लगा। उस नीले धुएं में आकृति का चेहरा साफ हुआ, वही टोकरियां बेचने वाली लड़की। भैरव एक कदम आगे बढ़ा, तुम? कुंवर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता? लड़की ने अपनी गर्दन से एक पुरानी तांबे की तख्ती निकाली। उस पर वही राजचिह्न बना था, ऊंची तलवार का निशान। चारों के चेहरे बदल गए। विक्रम ने पूछा, यह चिन्ह तो पुराने राजवंश का है। लड़की बोली, हाँ, क्योंकि मैं उसी वंश की आखिरी उत्तराधिकारी हूं, राजकुमारी अन्विता। चारों बिल्कुल चुप। जंगल जैसे सुनसान हो गया। चांद जैसे बादलों से निकलकर सिर्फ इस पल को देखने लगा। अन्विता बैठ गई। उसने कहा, तुम्हें सच जानने का हक है, क्योंकि तुम ही वे 4 लोग हो जिन्हें वह सब करना पड़ा जो राजाओं को करना चाहिए था। दुष्यंत ने धीरे से पूछा, तो बताओ राजकुमारी, हम पर यह नजर क्यों है? हमें कौन ढूंढ रहा है? अन्विता की आवाज गंभीर हो गई। वह लोग मेरे पिता के पुराने रक्षक थे, निष्ठा दल नाम का एक गुप्त अंग। वे सिर्फ राजवंश की रक्षा नहीं करते थे, बल्कि उनके हर रहस्य, हर संकल्प, हर आदर्श के संरक्षक हुआ करते थे। कुंवर बोला, तो फिर राजा ने उन्हें खत्म क्यों नहीं किया? अन्विता मुस्कुराई, वह कोशिश करता रहा, पर वे दुनिया के सबसे प्रशिक्षित योद्धा हैं, उन्हें मारना असंभव है। वे जंगल में गुम हो जाते हैं, पहाड़ों में हवा की तरह छुप जाते हैं। भैरव बोला, और अब वे हमें ढूंढ रहे हैं? अन्विता ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें देखकर लोग विद्रोह करेंगे, और विद्रोह होगा तो मेरा राज लौट आएगा। वे संगठित बदलाव नहीं चाहते, वे अराजकता से डरते हैं। विक्रम बोला, लेकिन हम कोई राज नहीं चाहते, हम तो बस लोगों की मदद करते हैं।
बिना नाम काम के। अन्विता गंभीर होकर बोली, जानती हूं, इसीलिए मैं यहां हूं, तुम्हें चेतावनी देने। अन्विता आगे बोली, लेकिन सबसे बड़ा खतरा निष्ठा दल नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है वह राजा जो जान चुका है कि तुम 4 लोग उसे गिरा सकते हो, और वह तुम्हें खत्म करने की चाल चल चुका है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुंवर ने कहा, कौन सी चाल? अन्विता ने गहरी सांस ली, राजा तुम्हें पकड़ने के लिए गांव वाले ही इस्तेमाल करेगा। वह उन्हें अनाज, पैसे, सुरक्षा ऑल देगा और कहेगा कि 4 चोरों को सौंप दो। भैरव की मुट्ठी कस गई। गांव वाले हमें धोखा नहीं देंगे। अन्विता ने दुखी होकर कहा, गांव वाले भूखे हैं, थके हैं, टूटी हुई उम्मीदों में जी रहे हैं। जब किसी के सामने रोटी और डर की दीवार खड़ी हो तो इंसान अक्सर मजबूरी के आगे झुक जाता है। विक्रम ने पूछा, तो तुम चाहती क्या हो? हम क्या करें? अन्विता की आवाज धीमी पर दृढ़ थी। मैं चाहती हूं तुम मेरी मदद करो, राजा को हटाने में नहीं, गांव वालों को बचाने में। विक्रम बोला, तुम्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ी? एक राजकुमारी होते हुए भी? अन्विता ने कहा, क्योंकि तुम्हारे जैसा साहस किसी में नहीं है। तुम 4 नहीं, 4 के मन एक हैं, यही तुम्हें अजेय बनाता है। कुंवर ने पूछा, राजा से लड़ना आसान नहीं? अन्विता ने कहा, लड़ाई राजा से नहीं, लड़ाई उस झूठ से है जिसे वह वर्षों से लोगों के मन में डाल रहा है। दुष्यंत बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे सिपाही बने? अन्विता मुस्कुराई, नहीं, मैं चाहती हूं तुम अपने ही रहो, नकाबपोश नायक। बस इस बार चोरी अनाज की नहीं, लोगों के मन की आजादी की होगी। विक्रम उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाया, हम तैयार हैं, लेकिन बदले में हम एक चीज मांगते हैं। अन्विता ने पूछा, क्या? विक्रम ने कहा, हमारे नाम किसी को नहीं मालूम होने चाहिए, हम हमेशा नकाबपोश रहेंगे। अन्विता मुस्कुरा दी, सौदा मंजूर। और उसने पहली बार 4 की ओर साफ साफ देखा। कल रात निष्ठा दल फिर आएगा, लेकिन इस बार तुम तैयार रहोगे। कुंवर ने पूछा, और तुम? अन्विता बोली, मैं उनके सामने नहीं आ सकती, पर मैं करीब ही रहूंगी। चारों ने सिर हिलाया। 4 दिशाओं से जैसे हवा एक साथ उठी हो वैसी हलचल उनके मन में थी। यह सिर्फ लड़ाई नहीं होने वाली थी, यह उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली रात थी। और उसी रात शुरू होगा राजा बनाम 4 नकाबपोश नायकों का असली युद्ध। रात एकदम शांत थी, इतनी शांत कि पत्तों की फुसफुसाहट भी किसी आने वाले तूफान का संकेत लग रही थी। 4 चोर, विक्रम, भैरव, दुष्यंत और कुंवर अपने ठिकाने के बाहर पत्थरों पर बैठे थे। आग की लौ नीची थी, पर उनके मन में जो लौ जल रही थी वह पहले से कहीं ज्यादा ऊंची थी। कल जो होना था वह उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। निष्ठा दल, पुराने राजवंश का गुप्त रक्षक संगठन, आज रात हमला करने वाला था। और उनमें ऐसे योद्धा थे जिनकी चाल हवा से भी हल्की और वार मौत से भी तेज था। अन्विता ने कहा था, वे आएंगे, लेकिन आज वे सिर्फ हमला करने नहीं आएंगे, आज वे परखने आएंगे, क्या तुम सच में वही हो जिनकी जनता बात करती है। चारों यह समझ चुके थे, यह युद्ध नहीं, पहली परीक्षा थी। पहली आहट भैरव ने सुनी, उसका कान हल्का सा कांपा। विक्रम ने पूछा, क्या शुरू हो गया? भैरव ने धीरे से कहा, हाँ। और उसी पल हवा बदल गई। जंगल जैसे एकदम उठ गया हो। झाड़ियों में कांप, पत्तों पर कंपन, पेड़ों पर छाया का तेजी से बदलना लग रहा था, जैसे रात खुद युद्ध के लिए तैयार हो गई हो। कुंवर ने तीर चढ़ाया, दुष्यंत ने तलवार कसकर पकड़ी, विक्रम ने कमर पर छुरी टांगी, और तभी ठुक, एक शोर इतना हल्का कि सामान्य आदमी सुन भी न पाए। एक पेड़ की शाख टूटकर नीचे गिरी, पर शाख तो आधा ही नीचे आई, बाकी हवा में लटकी रही। कुंवर की आंखें फैल गईं। उन्हें देखो, चारों ऊपर देखते हैं। पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर काले कपड़ों में चमड़े की जूतियां पहने पतले लंबे योद्धा खड़े थे, घुटनों के बल झुके हुए, आंखें एकदम शांत, छाती पर तलवार का पुराना चिन्ह। निष्ठा दल, कम से कम 11 योद्धा, एकदम चुप, बस देखते हुए, जैसे वे किसी जंगल के नहीं बल्कि छाया के मालिक हों। पेड़ से एक योद्धा नीचे कूदा, बिना आवाज, जैसे हवा से गिरा हो। उसके गिरते ही बाकी योद्धाओं ने एक साथ अपने हथियारों को उठाया, लेकिन हमला नहीं किया, बस घेर लिया। विक्रम आगे बढ़ा, हम लड़ाई नहीं चाहते। निष्ठा दल का प्रमुख बोला, उसकी आवाज पत्थर जैसी थी, हम भी नहीं, हम बस यह देखना चाहते हैं कि तुम चारों भगोड़ों से ज्यादा कुछ हो भी या नहीं। दुष्यंत बोला, हम भगोड़े नहीं, हम लोगों की मदद करते हैं। योद्धा ने बात काट दी, मदद एक नायक भी करता है, पर तुम नायक नहीं हो।
कुंवर तिलमिला उठा, तो क्या हम चोर हैं? योद्धा बोला, तुम चोर भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं तब तक जब तक खुद को साबित न कर दो। विक्रम समझ गया यह परीक्षा है। प्रमुख ने सिर हिलाया, हाँ, पहली परीक्षा, और नियम सिर्फ एक, अगर तुम असफल हुए तो तुम आज जीवित नहीं लौटोगे। भैरव ने दांत भींचे, तो शुरू करो। प्रमुख ने हाथ उठाया और हवा जैसे एकदम से बदल गई। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड में पूरी जमीन धुएं से भर गई। घना, ठंडा, पहचान न सकने वाला धुआं। दुष्यंत चिल्लाया, सावधान, लेकिन भैरव ने हाथ फैलाकर कहा, चुप, बस सुनो। कुंवर ने आंखें बंद कर दुष्यंत ने तलवार गहरी पकड़ ली, और तभी हूं एसएसएस हवा चिरी। एक बार दुष्यंत की गर्दन के पास से गुजरा, पर उसने तलवार टकरा दी। विक्रम के पीछे से 2 हमले आए, उसने दोनों को ब्लॉक किया, पर तीसरा वार जमीन से आया, जिसे भैरव ने रोक लिया। कुंवर ने तीर छोड़ा, तीर हवा में गायब हो गया, और सामने से एक तीर आकर उसके पास गड़ा 1 इंच दूर। 3 योद्धा चारों तरफ मंडरा रहे थे, मानो उनकी चाल हवा की लहरों में बदल रही हो। दुष्यंत ने कहा, वे हमें मार नहीं रहे, बस देख रहे हैं कि हम गिरते हैं या नहीं। विक्रम बोला, तो गिरना नहीं है। धुआं और बढ़ गया, अब कुछ दिखाई नहीं देता था। निष्ठा दल की चालें और तेज हो चुकी थीं, और तभी विक्रम ने चिल्लाया, भैरव। भैरव समझ गया, वह घुटनों पर बैठकर जमीन को सुनने लगा। निष्ठा दल की हर चाल, हर कदम, हर कूद उसे जमीन से सुनाई दे रही थी। भैरव बोलता गया, एक दाइन, एक पीछे, पेड़ पर तीसरा बाइन, और करीब कुंवर ने तीर छोड़े, ठक ठक ठक, सटीक। रोके गए, पर योद्धा पीछे हटे। दुष्यंत ने तलवार घुमाई, सिर्फ हवा नहीं कटी, एक नकाब भी फटा। प्रमुख बोल उठा, अच्छा है, बहुत अच्छा। और फिर वह खुद आगे आया। वह अकेला था, पर उसका वार चारों के संयुक्त वार जितना तेज था। विक्रम ने तलवार रोकी, लेकिन उसकी हथेली सुन्न हो गई। कुंवर ने तीर छोड़ा, पर प्रमुख ने तीर को हवा में पकड़ लिया। दुष्यंत ने वार किया, पर प्रमुख नीचे झुक गया, और उसके पैर ने दुष्यंत को 3 कदम पीछे धकेल दिया। भैरव ने घूंसा मारा, पर प्रमुख ने उसकी बांह पकड़कर मोड़ दिया, और उसके कान में फुसफुसाया, तुम सबसे खतरनाक हो, लेकिन सबसे अधूरा भी। भैरव गरज उठा, अधूरा? प्रमुख ने कहा, तुम चारों ताकत हो, पर जब तक एक दिशा में नहीं चलोगे कुछ नहीं कर पाओगे। विक्रम चिल्लाया, तो हम दिखाते हैं एक दिशा। और पहली बार चारों ने एकदम एक साथ कूच किया। विक्रम ऊपर, दुष्यंत दाइन, कुंवर पीछे, भैरव नीचे से। चारों की चालें एक हो गईं। वह पहली बार एक साझी शक्ति बन गए, और प्रमुख पहली बार पीछे हटा। बाकी योद्धा हैरान, जैसे उन्होंने यह दृश्य कभी नहीं देखा हो। प्रमुख ने तालियां बजाईं, धुआं उठना बंद हुआ, सारे योद्धा खड़े हो गए। प्रमुख बोला, तुम चारों परीक्षा पास कर चुके हो। कुंवर ने गुस्से में कहा, ये 12 लोग मिलकर हमें मार भी सकते थे। प्रमुख हंसा, मारना होता तो पहली ही वार में पूरा कर देते। हमने तो बस यह देखा, क्या तुम 4 शरीर हो या एक मन? भैरव बोला, अब क्या? प्रमुख ने उनके बीच एक मुहर फेंकी, उसी तलवार वाले चिन्ह की। विक्रम ने पूछा, यह क्या है? प्रमुख बोला, यह पहचान है। निष्ठा दल अब तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी है। दुष्यंत स्तंभ था, तो तुम हमारे साथ हो। प्रमुख ने सिर झुकाया, तुम चारों अब राजकुमारी अन्विता के संरक्षक हो। अब तुम्हारी लड़ाई राजा से नहीं, राज्य की आजादी से है। कुंवर ने कहा, और अगर हम नहीं चाहें? प्रमुख बोला, तो तुम भाग सकते हो, पर सच यह है, भागने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। और फिर उसने वह चौंकाने वाली बात कही, राजा तुम्हें पकड़ने के लिए अब गांव वालों को नहीं, तुम्हारे परिवार को इस्तेमाल करेगा। चारों सन्न रह गए, उनकी सांसें जैसे रुक गईं। राजा का निशाना अब उन चारों की सबसे कमजोरी था, उनके घर, उनके अपने। तारों को देखने वाला श्याम उस रात आसमान नहीं देख रहा था। नक्शे बनाने वाला कबीरा उस रात नक्शे नहीं बना रहा था। छाया की तरह चलने वाला राघव उस रात छाया में ही नहीं था। और ताले तोड़ने वाला वीर उस रात किसी ताले के पास नहीं गया। चारों बस बैठे थे एक पुरानी सूखी कुएं की मुंडेर पर, और हवा के साथ बहती अनजानी डर की गंध को महसूस कर रहे थे। राजा की सेना इतनी शांत क्यों है? श्याम ने सबसे पहली बात कही। राघव ने कहा, क्योंकि खेल कोई और खेल रहा है और हम मोहरे बन चुके हैं। कबीरा ने धीरे से कहा, अगर राजा अत्याचारी है तो लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? और अगर वह नहीं है तो फिर असली अत्याचार कौन कर रहा है? वीर ने तय लहजे में कहा, अब हम सच जानेंगे, चाहे जो भी दांव लगे।
वे चारों उसी रात वापस महल के नीचे मिली गुप्त सुरंग में उतरे। दीवारों पर काले कोयले से लिखे कुछ चिन्ह थे, आधे मिट चुके आधे धुंधले, लेकिन एक ही बात साफ थी, राजा से ज्यादा शक्तिशाली कोई और है। राघव ने मशाल उठाई और रास्ता आगे बढ़ाने लगा। सुरंग बेहद लंबी थी, यहां तक कि उन्होंने सोचा शायद ये सुरंग महल से ज्यादा पुरानी है। अचानक श्याम रुक गया। उसने दीवार पर बनी एक आकृति को देखा, एक आंख, एक घेरा और उसके बीच में खड़ी एक आंख। कबीरा ने धीमी आवाज में कहा, यह तो एकाक्ष संघ का चिन्ह है। तीनों चोर एकदम रुक गए। कबीरा ने आगे समझाया, सालों पहले सुना था एक गुप्त संगठन है जो राजाओं को कठपुतली बनाकर राज्य चलाता है। राजाओं के बेवकूफ कहलाने के पीछे असल में ये लोग होते हैं। अत्याचार राजा नहीं करता, करवाया जाता है। वीर के अंदर गुस्सा भभक गया, तो गांव वालों का सोना भी राजा ने नहीं, किसी और ने लुटवाया। राघव ने आगे मशाल बढ़ाई, चलो आज असली चेहरे देखने का दिन है। सुरंग के अंत में एक लकड़ी का भारी दरवाजा मिला। कैसा अजीब था, उस पर वही आंख बनी थी। राघव ने इशारा किया। वीर आगे बढ़ा। उसके हाथों की उंगलियों ने ताले की धड़कन को महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह ताला आम ताला नहीं, इसमें अंदर से किसी के होने की ध्वनि आ रही है। कबीरा ने फुसफुसाया, मतलब दरवाजे के पीछे कोई जिंदा है। वीर ने एक झटके में ताला तोड़ा और दरवाजा खुलते ही चारों चोरों की सांसें थम गईं। एक अंधेरा कमरा, बीच में एक कुर्सी और उस पर बंधा हुआ एक आदमी, थका हुआ, घायल, कमजोर, कपड़ों पर धूल, चेहरा सूखा हुआ, लेकिन आंखों में रोशनी थी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। श्याम के मुंह से अपने आप निकला, ये तो राजा है। लेकिन राघव ने कुछ और देखा। वह आगे झुककर बोला, नहीं, ये असली राजा है। कबीरा चौंक गया, मतलब जो महल में था वह नकली था। राजा ने एक टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे कैद में रखकर कोई और राज्य चला रहा है। आपने जिन अत्याचारों के बारे में सुना, वो सब मेरे नाम पर एक संगठन कर रहा है। चारों चोर एक दूसरे को देखते रहे। उनके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। राजा ने कहा, 5 साल पहले एक अक्ष संघ मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि वे राज्य को मजबूत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे सेना, सोने, फैसले, हर चीज पर कब्जा करने लगे। और जब मैंने विरोध किया, उन्होंने मुझे यहां कैद कर दिया। महल में एक नकली कठपुतली राजा बैठा दिया गया। वीर ने दांत भींचते हुए कहा, गांव वालों के पैसे किसने लुटवाए? राजा ने कहा, यही संगठन एकाक्ष संघ। लोगों को डराकर, टैक्स के नाम पर पैसा लेकर, सब मेरे नाम पर। कबीरा ने धीरे से कहा, तो हम गलत राजा से लड़ रहे थे। राजा ने कमजोर हंसी के साथ कहा, सच यही है, लेकिन अगर तुम 4 नहीं होते तो शायद कोई सच ढूंढ भी ना पाता। अचानक सुरंग की दीवारें हल्की कंपन से हिलने लगीं। राघव तुरंत चिल्लाया, किसी को पता चल गया है कि हम यहां हैं। वीर ने राजा को कुर्सी से बांधने वाली रस्सियां काट दीं। श्याम ने फुर्ती से राजा के कंधे पर हाथ रखा। कबीरा मशाल उठाकर आगे दौड़ा। सुरंग की छत से मिट्टी गिरने लगी। चारों चोरों और राजा के पास केवल कुछ ही मिनट थे। राघव ने दहाड़कर कहा, भागो, छत गिरने वाली है। वे दौड़ पड़े। सुरंग के पीछे से कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थीं, जैसे कोई भारी भरकम दल पीछा कर रहा हो। भूमि हिल रही थी, कपड़ों पर मिट्टी उछल रही थी, और राजा, जो कभी किसी सैनिक की तरह नहीं दौड़ा था, आज अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं 4 नकाबपोश चोरों के साथ दौड़ रहा था, जिनके बारे में वह हमेशा सुनता था। वीर ने राजा की बांह पकड़ी। राजा हो या आम आदमी, जान सबकी बराबर है। राजा पहली बार मुस्कुराया, और नायक कभी कभी चोरों के वेश में भी आते हैं। सुरंग का अंत नजदीक था। कबीरा ने रात की हवा को महसूस किया, लेकिन तभी सामने 3 काले नकाबपोश आदमी दिखाई दिए, उनके कपड़ों पर वही आंख का चिन्ह। श्याम ने फुसफुसाया, एकाक्ष संघ के प्रहरी। राघव आगे बढ़ा। आज सच को बाहर निकलना ही होगा। पहला प्रहरी तलवार लेकर आगे बढ़ा। राघव उसके वार को खाली हवा में छोड़ता हुआ किनारे घूम गया। दूसरा प्रहरी वीर की तरफ झपटा। वीर ने एक तेज पकड़ से उसका हथियार छुड़ा लिया। तीसरा प्रहरी श्याम पर हमला करने ही वाला था कि कबीरा ने घुमाकर मशाल उसके सामने फेंक दी। मशाल जमीन पर गिरते ही उसने पीछे हटने की कोशिश की और राघव के एक वार में बेहोश हो गया। राजा ने दूर खड़े होकर देखा, चारों कैसे बिजली की तरह लड़ते हैं, बिना दंभ, बिना क्रूरता, सिर्फ न्याय के लिए।
सुरंग का मुंह आखिर सामने था, लेकिन बाहर अंधेरा नहीं बल्कि सैकड़ों मशालों की रोशनी। एक पहाड़ी पर खड़े करीब 300 सिपाही, सबके कपड़ों पर वही आंख का चिन्ह। उनके बीच खड़ा था एकाक्ष संघ का मुखिया, हाथ में लंबी काली तलवार, चेहरे पर डरावनी शांति। उसने धीमी आवाज में कहा, भागने की कोशिश मत करो राजा, तुम्हारी गद्दी अब हमारी है और तुम 4 नकाबपोश बस हमारी कहानी का एक छोटा अध्याय। चारों चोर राजा के सामने खड़े हो गए दीवार बनकर। वीर ने तलवार उठा ली। राघव ने जमीन पर कदमों की चाल देखी। श्याम ने हवा के बहाव का अनुमान लगाया। कबीरा पीछे की पहाड़ी का नक्शा दिमाग में बना चुका था। युद्ध होना तय था। 4 चतुर चोरों ने पहली बार असली दुश्मन को देखा। वो राजा नहीं था, वो कोई मंत्री नहीं था, वह एकाक्ष संघ था, एक ऐसा संगठन जो राजा को भी अपनी कठपुतली बना सकता था। और अब चारों चोर, गांवों के रक्षक, नकाबपोश नायक असली युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। सुरंग के मुहाने से बाहर आते ही चारों चोरों ने महसूस किया, आज रात की हवा किसी साधारण रात जैसी नहीं है। यह हवा तलवारों की टकराहट से पहले उठती है। यह हवा उन लोगों की सांसें अपने साथ लिए चलती है जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने उतरते हैं। उनके सामने पूरी घाटी में मशालों का समंदर चमक रहा था। सैकड़ों सिपाही पत्थर की सीढ़ियों पर खड़े थे और सबसे ऊपरी चट्टान पर एकाक्ष संघ का मुखिया, लंबा काला चोगा, काली तलवार और चेहरा आधा ढका हुआ। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे उनमें इंसानियत की रत्ती भर भी जगह न हो। मुखिया की आवाज गूंजती हुई घाटी में फैली, राजा तुम अब राजा नहीं हो। 5 साल से राज्य मेरा है और ये 4 चोर एक दिन जरूर मरने वाले थे। बस आज का दिन तय था। चारों चोर राजा के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। राघव ने कहा, अगर राजा को कुछ हुआ तो आज रात ये घाटी खून पी जाएगी। मुखिया मुस्कुराया। देखते हैं राघव छाया। यह सुनकर चारों चोरों के चेहरे बदल गए। मुखिया को उनके नाम तक कैसे पता थे? श्याम फुसफुसाया, हमारी असली पहचान सिर्फ राजा को पता चली थी। इसका मतलब कोई हमें अंदर से देख रहा था। कबीरा ने तुरंत कहा, यानी महल में कोई उनका आदमी है, दिमाग उसी का इस्तेमाल कर रहा है। वीर ने तलवार कसकर पकड़ी। पहले इस भीड़ को हटाना होगा, फिर असली गद्दार को ढूंढना होगा। मुखिया ने हाथ उठाया और पत्थर की सीढ़ियों पर खड़े लगभग 200 सिपाही एक साथ चिल्लाए, एकाक्ष संघ। चारों चोर राजा को घेरे हुए अलग दिशाओं में फैल गए। वीर पहले ही सिपाही की तलवार वीर के चेहरे के बहुत पास से गुजरी, लेकिन वीर का हाथ बिजली की तरह चला। उसने सिपाही की कलाई मोड़ी और तलवार खुद ले ली। वीर भारी वारों को मोड़कर लौटाता था। उसकी ताकत पहाड़ों की तरह थी। राघव हवा की तरह चल रहा था। किसी का वार उसके पास तक नहीं टिक पा रहा था। वह छाया की तरह आता, वार करता और गायब हो जाता। सिपाही सोच भी नहीं पाते थे कि वह है कहाँ। श्याम अपने दिमाग से लड़ता था। वह हवा के बहाव को पढ़कर पहले से जान लेता किस दिशा से कौन हमला करेगा। उसकी चालें साधारण नहीं, वैज्ञानिक थीं। कबीरा हर पत्थर, हर मोड़, हर सीढ़ी को पढ़ सकता था। वह लड़ाई को भौगोलिक नक्शे की तरह लड़ रहा था। जिधर से दुश्मन आता, कबीरा उसे किसी न किसी मोड़ पर गिरा देता। राजा ने हैरानी से कहा, तुम 4 सच में चोर नहीं, मेरे राज्य के रक्षक हो। भीड़ हट रही थी। सिपाही एक गिर रहे थे। चारों चोर अपनी पूरी कला दिखा रहे थे, लेकिन मुखिया बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने तलवार नहीं उठाई, बस मुस्कुराया और बोला, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये लड़ाई तुम जीत ही नहीं सकते। राघव उसके सामने खड़ा हुआ। क्यों नहीं? अभी तक तो तुम्हारी आधी भीड़ खत्म हो चुकी है। मुखिया ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और एक ताली बजाई। अचानक पहाड़ की कई दरारों से धुआं उठने लगा। श्याम चिल्लाया, रुक जाओ, ये धुआं जहरीला है। सिपाहियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे उन्हें इसकी आदत हो। वीर ने राजा को पीछे खींचा। धुएं में आम आदमी खड़ा नहीं रह सकता, जल्दी। कबीरा ने ऊपर देखा। ये पहाड़ ज्वालामुखी गैस की तरह जहरीले धुएं से भरा है और इस जगह को इस लड़ाई के लिए चुना गया था। मतलब ये सब जाल है। धुआं बढ़ रहा था। चारों के फेफड़े भारी होने लगे। बिना हवा के लड़ना असंभव था। राघव ने कहा, अगर हम नीचे घाटी में उतर गए, वहां हवा है लेकिन सिपाही और ज्यादा हैं। श्याम ने कहा, अगर हम ऊपर की तरफ जाए तो धुआं कम होगा, लेकिन मुखिया वहीं खड़ा है। वीर ने गुस्से में कहा, मतलब हर रास्ता बंद कर रखा है।
कबीरा ने आंखें बंद किन पहाड़ का नक्शा अपने दिमाग में देखा और अचानक कहा, एक रास्ता है। तीनों उसकी तरफ मुड़े। कबीरा ने कहा, ऊपर वाली चट्टान के पीछे एक संकरी खाई है जहां धुआं नहीं पहुंचता। हम वहां जाकर एक मुखिया को अलग कर सकते हैं। उसके बिना पूरी सेना बिखर जाएगी। श्याम ने कहा, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें धुएं से भरे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। वीर मुस्कुराया, कोई बात नहीं, हम 4 चोर हैं, हवा नहीं मौत को चकमा देना हमें आता है। चारों चोर और राजा पहाड़ की घुमावदार सीढ़ियों पर दौड़ पड़े। धुआं आंखों में चुभ रहा था, फेफड़ों में आग लग रही थी, लेकिन रुकना मौत था। सिपाही रास्ता रोकने की कोशिश करते, पर राघव हवा की तरह निकल जाता। कबीरा रास्ता पहचान कर उन्हें मोड़ देता। वीर हर गिराए गए सैनिक को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ता, और श्याम हवा के बहाव को पढ़कर ऐसे मोड़ खोजता जहां धुआं कम था। कुछ ही मिनटों में चारों चट्टान के पीछे जा पहुंचे। मुखिया अपने पहाड़ी सिंहासन पर खड़ा था। उसकी तलवार हवा में घूमी और हवा में ठंडक सी फैल गई। उसने कहा, मैं तुम चारों को लंबे समय से देख रहा हूं। तुम्हें खत्म करना आसान था, लेकिन खेल तब मजेदार होता है जब खिलाड़ी आखिरी चाल समझ ही न पाए। राघव बोला, अब खेल खत्म। आज तुम्हारी आंख का चिन्ह भी टूटेगा और तुम्हारा आतंक भी। मुखिया हंसा, देखते हैं, छाया देखते हैं। वह कूद कर नीचे आया और लड़ाई ऐसी शुरू हुई जिसे देखकर पहाड़ की चट्टानें भी कांप उठीं। मुखिया बिजली की रफ्तार से हमला करता था। उसकी तलवार से निकले नीले चिंगारियां बताती थीं, वह साधारण योद्धा नहीं। उसकी ट्रेनिंग सामान्य मानव से कई गुना ज्यादा थी। वीर ने वार को रोका, लेकिन तलवार की ताकत से उसके पैरों के नीचे की मिट्टी फट गई। राघव ने छाया की तरह हमला किया, लेकिन मुखिया ने लगभग बिना देखे उसका वार रोक लिया। श्याम ने उसकी रफ्तार को समझने की कोशिश की, लेकिन मुखिया बहुत तेज था। और फिर कबीरा आगे आया। उसने पत्थरों की बनावट देखी, मिट्टी के ढलान को महसूस किया, और एक कदम पीछे खिसक कर वह बिंदु पकड़ा जहां मुखिया का संतुलन बिगड़ सकता था। चारों मिलकर उस पर टूट पड़े। वीर ने ताकत से, राघव ने चालाकी से, श्याम ने दिमाग से, कबीरा ने दिशा से। मुखिया पहली बार एक कदम पीछे हुआ, लेकिन उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम 4 अभी मेरे असली रूप से मिले ही नहीं। और उसने अपना नकाब उतार दिया। पहाड़ की चोटी पर हवा अचानक भारी हो गई। धुआं पीछे रह गया था, अंधेरा चांद से काटा जा चुका था, और चारों चोर एक ऐसे सच के सामने खड़े थे जिसने उनके पैरों से जमीन खींच ली। मुखिया ने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। चारों ने जो चेहरा देखा वह किसी इंसान जैसा नहीं था। न इंसान का गुस्सा, न इंसान की करुणा, न इंसान की थकान, बस ठंडी अंधेरी आंखें, जैसे उनमें सदियों से कोई भावना पैदा ही नहीं हुई। काला नकाब हटते ही एक चेहरे की रेखाएं चमकी, कटीली, तेज और पत्थर जैसी। उसकी त्वचा राख जैसी थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरों का मतलब था, यह आदमी सालों से सोया नहीं। वीर ने कांपती आवाज में कहा, यह इंसान है या कुछ और? श्याम ने सिर हिलाया, इसकी धड़कन सामान्य नहीं है, इसकी आंखों में तड़प नहीं, बस नियंत्रण है। कबीरा ने धीरे से बोला, यह व्यक्ति जन्म से मुखिया नहीं बनाया गया, मुखिया है प्रशिक्षित, मस्तिष्क धोकर, एक मशीन की तरह। राघव ने तलवार कसकर पकड़ी। अब चाहे जो हो, इसके हाथों कई गांव उजड़े हैं, आज इसका अंत होगा। मुखिया मुस्कुराया, इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं अकेला नहीं हूं। अचानक पहाड़ की कई दरारों से और भी नकाबपोश निकल आए, लेकिन ये सिपाही नहीं थे, ये दिमाग पढ़ने वाले प्रशिक्षित योद्धा थे। सफेद आंखें, काले वस्त्र और बिल्कुल शांत कदम। राजा चौंक गया, ये सेना तो मेरे राज्य में है ही नहीं। मुखिया बोला, ये तुम्हारे राज्य की सेना नहीं, ये एकाक्ष संघ की निजी सेना है। ये लोग केवल आदेश मानते हैं, और आदेश है 4 चोरों को जिंदा मत छोड़ो। वीर आगे बढ़ा, आजा फिर, देखता हूं कौन लेता है हमारी जान। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, मुखिया ने नीचे की जमीन पर पांव पटका और पूरा पहाड़ गूंज उठा। उसके पांव के नीचे की चट्टान दरक गई, चट्टान से धूल उठी और हवा में फैल गई। श्याम ने हड़बड़ा कर कहा, तुम सब पीछे हटो, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये धरती को नियंत्रित कर सकता है। मुखिया हंसा, धरती नहीं, तुम्हारा डर। राघव बोला, हम चारों ने डर को बहुत पहले मार दिया था। मुखिया ने तलवार उठाई, तलवार हवा में घूमी और एक काली लहर चारों की ओर भागी। चारों चोरों ने खुद को पीछे फेंका,
काली ऊर्जा चट्टान पर पड़ी और चट्टान टूटकर घाटी में गिर गई। राजा ने कांपते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। राघव शांत आवाज में बोला, यह इंसान नहीं, यह पापों से बना हुआ इंसान है। चारों चोर जमीन पर घिरे हुए थे। मुखिया की सेना चारों तरफ थी। राजा भी उनके साथ था, कमजोर, घायल, लेकिन सुरक्षित। राघव ने तीनों को इशारा किया। उन्होंने तुरंत एक गोला बनाया जिसमें राजा बीच में और चारों कोने पर। कबीरा ने धीरे से कहा, हम चारों चार दिशाएं हैं। ये हमसे तेज है लेकिन हम चार हैं। इसके पास सिर्फ एक दिशा है, हमला। श्याम ने आंखें बंद की। धुआं जा चुका है, हवा साफ है। हवा की दिशा पूर्व से पश्चिम है। इसका मतलब इसकी तलवार की लहरें बाएं झुकेंगी। वीर मुस्कुराया। चलो इसकी दिशा तोड़ते हैं। राघव बोला, अब हम रणनीति से लड़ेंगे, ताकत से नहीं। कबीरा ने पहाड़ की चोटी के ढलान को देखा। उसने राघव से कहा, जब मैं इशारा करूं तुम मुखिया के बाएं जाओ। वीर तुम दाएं, श्याम पीछे से, मैं आगे से वार करूंगा। एक ही समय श्याम ने कहा, नहीं तो यह सब पढ़ लेगा हंस। अब ने गहरी सांस ली। कबीरा ने चिल्लाया, अब। चारों अलग अलग दिशाओं से टूट पड़े। मुखिया ने एक साथ 4 हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उसकी तलवार लड़खड़ाई। वीर ने उसका हाथ जकड़ लिया। राघव ने उसकी पीठ पर वार किया। श्याम ने उसकी चाल बिगाड़ी। कबीरा ने उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी और मुखिया एक घुटना टेक कर गिर पड़ा। पहली बार मुखिया ने गर्दन उठाई। उसकी आवाज में पहली बार दर्द था। तुम चारों, उसकी आंखें लाल होने लगीं। सांस तेज हो गई और उसने दहाड़ लगाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसने अपनी तलवार को जमीन पर दे मारा। अचानक चट्टान फटने लगी, जमीन डोलने लगी, जैसे पहाड़ उसका सेवक हो। वीर चिल्लाया, ये पहाड़ गिराने वाला है। कबीरा ने आंखों में डर लिए पहली बार कहा, अगर यह पहाड़ टूट गया हम सब नीचे की खाई में गिरेंगे। श्मशान जैसी खामोशी फैल गई। राघव ने कहा, तो इसे पहाड़ गिराने से पहले हम गिराएंगे। चारों चोरों ने आखिरी हमला करने की तैयारी की। मुखिया की शक्ति चरम पर थी। धरा कंपन कर रही थी। चट्टानें टूटकर गिर रही थीं। दुश्मन उसके पीछे खड़े थे। आसमान लाल हो गया, हवा भारी हो गई और पूरा पहाड़ इस युद्ध को देख रहा था।